नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली बार की तरह इस बार भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं 30 का दम सीरीज को लेकर के। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि 30 का दम की जो सीरीज है वो मात्र एक प्रश्नोत्तर श्रृंखला नहीं है, अपितु अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हम हर साल आपके समक्ष उपस्थित होते हैं उन चुनिंदा 30 प्रश्नों को लेकर के जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोशिश किया जाता है कि इन क्वेश्चन से आपके आने वाले किसी भी एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, व्यापम हो या कोई अदर एग्जाम हो, टीचर्स की भर्ती में जो भी हो, उन सब में कहीं ना कहीं आपको ये मदद मिले, आपको काम आए। सिर्फ एक इसका मेन उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसमें क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो हर एक लेवल के क्वेश्चन को कंप्लीट करें या उसको फुलफिल करें, है ना। और हमेशा से हमारा उद्देश्य ये रहा है कि ना सिर्फ आपके समक्ष एक क्वेश्चन डील किया जाए, बल्कि यहाँ पर आपके समक्ष पूरा का पूरा एक क्वेश्चन के जरिए पूरा एक सेगमेंट आपसे डील किया जाए, ताकि एक क्वेश्चन ना होकर के वो आपके सामने 8-10 क्वेश्चन लेकर के आ जाए। ठीक है, तो इस साल भी कोशिश हमारी ये है कि आपको एक बेस्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज दी जाए जो आपके साल भर होने वाले हर एक एग्जाम में काम आए। तो अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन सिर्फ आपके एक पेपर के लिए नहीं है, अपितु ये पूरे साल भर होने वाले या आने वाले जितने समय तक ये यूट्यूब में है वहां तक आपके काम आएगा। ठीक है, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं इतिहास विषय के उन 30 चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के। आज जो टॉपिक है पाषाण काल या प्री हिस्टोरिकल पीरियड के दौरान के, है ना। और ये वो टॉपिक है जिन पर हम पूरी बात करेंगे आने वाले 30 अलग अलग वीडियोस में, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के कांग्रेस का पूरा एक जो सेगमेंट है, और यानी कि आजादी तक का हम बात करेंगे। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी होंगे आखिर में, और जरूरत पड़ी तो इसमें कुछ ऐड करके या कुछ, है ना, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए आज का ये सेगमेंट में हम उपस्थित हैं आपके समक्ष प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड के संबंध में बात करेंगे। और इसमें हम 30 प्रश्नों को देखते हैं, और वो ना सिर्फ 30 प्रश्न होंगे, अपितु वो आपके कई सारे प्रश्नों को हल करने में मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो प्रयास तो हमारा है आपके समक्ष यही लेकर के आगे देखते हैं सारे क्वेश्चन एक करके। तो आपके समक्ष आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर जितने भी आपको क्या बोलना चाहिए क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज या फिर बहुत सारे फैक्ट के साथ होंगे। सिंगल लाइनर क्वेश्चन हमने कम प्रयोग किया है ताकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन जो है कवर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन पहला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। प्रागैतिहासिक काल में लेखन प्रणाली प्रचलित थी। The writing system was prevalent in prehistorical time। और सेकंड स्टेटमेंट है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। अब आपके समक्ष सही विकल्प है, इसमें से 4 आपको, है ना, जो सही है वो चुनने हैं। प्रागैतिहासिक काल में लेखन प्रणाली प्रचलित थी, तो जाहिर सी बात है उस समय पर इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं था, ना ही उस समय पर लोगों के पास भाषा थी, बात नहीं कर पाते थे सिवाय साइन लैंग्वेज की, तो उस समय पर उनके पास लेखन कला विकसित होने का सवाल ही नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। हमको पता है कि उस समय की जानकारी जो है वो उसका एकमात्र स्रोत क्या है, पुरातत्व है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो सही है। आंसर होना चाहिए केवल 2, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देख भी लेते हैं उसको। तो आंसर यहां पर बी है, केवल 2। ठीक है, चलिए ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। प्रागैतिहासिक काल की कालावधि का निर्धारण किस आधार पर किया गया है? ऑन व्हाट बेसिस वाज द पीरियड ऑफ प्रीहिस्टोरिक पीरियड डिटरमाइंड? तो क्या पर्यावरण परिवर्तन के आधार पर, इन्वायरमेंट चेंज के आधार पर, है ना, डिजाइन ऑफ टूल्स यानी कि औजारों की बनावट के आधार पर, कृषि का विकास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के आधार पर,
या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, क्या इनमें से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, हम अलग अलग स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, एक एक करके एलिमिनेट करना है। हर क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि जब आप फिल्म्स में जाएं तो हर एक क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है, यानी कि हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलना है कि ये सही आंसर क्यों नहीं हो सकता, या कोई स्टेटमेंट है तो ये सही स्टेटमेंट क्यों नहीं हो सकता। तो अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपके पास सीधे सही आंसर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर पर्यावरण परिवर्तन के आधार पर ऐसा नहीं है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। औजारों की बनावट ये हम रख लेते हैं, आगे देखते हैं। कृषि का विकास, तो हमको पता है कि उस समय कृषि का विकास तो हुआ ही नहीं था, कृषि की खोज ही नहीं हुई थी। भाषा का विकास, तो इस समय पर लैंग्वेज थी नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, औजारों की बनावट। तो यहां पर बी ऑप्शन सही होना चाहिए, आंसर देख लिया जाए, बी ऑप्शन अगेन सही बैठेगा। ठीक है, चलिए, कोई आपको डाउट हो किसी क्वेश्चन में, किसी प्रकार का सवाल हो, कोई ऐसा कहीं आप फंस जाएं, या आपको लगे कि कुछ स्टेटमेंट में मिस्टेक है या कुछ भी ऐसा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर सकते हैं, उनको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। या भूल चूक मानवीय त्रुटि के चक्कर में अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम उसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके आपको बताएंगे, है ना। अगर मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ चीज थोड़ा मिस्टेक वाइज बता दिया है, मिस्टेक कर दिया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करके बताऊंगा, या हम उसको कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर फिर से आपके पास दो कथन है, आपको विचार करना है, पढ़िए ध्यान से। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पहली बार पूरा पाषाण संस्कृति की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट डिस्कवर्ड द पैलेलिथिक कल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक, नेक्स्ट है, उन्होंने यह खोज मद्रास के समीप पल्लवरम से किया था। He made this discovery from पल्लवरम नियर मद्रास। तो यहां पर देखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1836 के आसपास इसको खोजा था। ठीक है, तो ये तो सही है, कहां पर, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। तो दोनों स्टेटमेंट जो सही, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें से एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आंसर देख लेते हैं, तो सी है ना। ध्यान रखिएगा, भारत में रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम आएगा। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कौन आएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, आपको उसको ध्यान रखिएगा। यहां पर रॉबर्ट ब्रूस फुट का मैंने बताया एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन में सी दोनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति को चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर बात की जा रही है सोहन कल्चर की, सोहन संस्कृति की, और यह संस्कृति किससे बिलोंग करती है, तो यह संस्कृति बिलोंग करती है भारत के नॉर्थ वेस्ट इलाके से, यानी कि उत्तर पूर्व भारत से, उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, सोहन रिवर वैली, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान के इलाके पर मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है, सोहन संस्कृति को चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहा जाता है, ये तो सही है। चॉपर चॉपिंग, दो प्रकार के कल्चर फेमस थे, एक चॉपर चॉपिंग और एक हैंड एक्स। हैंड एक्स कल्चर कहां पर, दक्षिण में भारत के, और चॉपर चॉपिंग कहां पर, तो यहां। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहां नीचे क्या लिखा हुआ है कि यह संस्कृति मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती थी। दिस कल्चर वॉज मेनली फाउंड इन साउथ इंडिया, ये स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है,
दूसरा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक, आंसर देख लेते हैं एक बार। तो ओनली वन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, है ना। चॉपर चॉपिंग अगेन मैं बता देता हूं आपको, सोहन संस्कृति यानी कि चॉपर चॉपिंग कल्चर, ये कहां पर? नॉर्थ वेस्ट में। और दक्षिण भारत में कौन सी कल्चर? मद्रासियन कल्चर। कौन सा? मद्रासियन कल्चर। और ये कल्चर का नाम क्या होगा? हैंड एक्स कल्चर। हैंड एक्स कल्चर। तो दोनों ही चीजें आप ध्यान रखिएगा, हैंड एक्स, चॉपर चॉपिंग, सारी चीजें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का 5। इसमें फिर से कुछ स्टेटमेंट है जिसमें आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। तो इस असत्य को ध्यान रखो, कभी कभी असत्य पूछता है, कभी कभी सत्य पूछता है। तो दोनों का ध्यान रखिए, सत्य पूछ रहा है कि असत्य, है ना। उच्च पुरापाषाण काल में शल्क और ब्लेड से बने औजार मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः पेबल्स के बने होते थे। द टूल्स ऑफ द मिडल पैलियोलिथिक पीरियड आर मेनली मेड ऑफ पेबल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भीमबेटका से मध्य पाषाण काल की चित्रकला के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल को प्लेग टूल संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए इसमें अलग अलग स्टेटमेंट है जहां पर पेबल्स और बाकी जो शब्द हैं वो पत्थरों को डिनोट करते हैं। पेबल्स एक प्रकार के पत्थर हैं, ठीक है। शल्क और ब्लेड वाले पत्थर होते हैं। मध्य पाषाण का, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, उच्च पुरापाषाण काल में शल्क और ब्लेड से बने औजार मिलते हैं। तो ये तो अभी हम सही लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः पेबल्स के बने होते थे। तो ये भी सही ही है लगभग। भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के चित्रकला के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। भीमबेटका एक ऐसा जगह है जहां पे लगभग 3-4 अलग अलग कल्चर से या अलग अलग सभ्यता से प्रमाण मिले हैं, तो ये भी हम सही ले सकते हैं। और मध्य पुरापाषाण काल का फ्लेक टूल, मध्य पुरापाषाण काल को फ्लेक टूल संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, मैं एक बार आंसर देखना चाहूंगा इसमें क्या लिया गया है। तो आंसर बी लिया गया इसमें। तो इसमें आंसर ए सही लिया गया है, क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल में शुल्क और ब्लेड, ये तो सही है। मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः पेबल्स के बने होते हैं, मुझसे शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। भीमबेटका वाला तो सही है, और मध्य पुरापाषाण काल के फ्लेक टूल तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहां पर आंसर के साथ मैं जा रहा हूं, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। बी वाला स्टेटमेंट जो है इसमें आपके क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा, तो बी इसमें इनकरेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मद्रासियन संस्कृति अचूलियन उपकरणों से संबंधित थी, ठीक है। अचूलियन उद्योग का मतलब होता है, अचूलियन इंडस्ट्री मतलब एक नाशपाती के आकार का कुछ इस प्रकार का, ये कुछ इस प्रकार का टूल होता था उस समय पर, इसको बोलते हैं अचूलियल कल्चर टूल्स, ठीक है। तो दी मद्रासियन कल्चर वॉज एसोसिएटेड विथ अचूलियन टूल्स। और सेकेंड स्टेटमेंट है, टू हेडेड हैंड एक्स एंड क्लीवर्स वर दी मेन टूल इन दिस कल्चर। इस संस्कृति में द्विमुखी हस्त कुठार और क्लीवर प्रमुख औजार थे, ठीक है। तो इसमें पहला तो बिल्कुल करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक। उत्तर सी है, यस, दोनों ही करेक्ट है। तो इस समय क्लीवर और हस्त कुठार, क्योंकि मैंने बताया कि हस्त कुठार की हैंड एक्स जो कल्चर है वो आपको साउथ में मिला है, ठीक है। और मद्रासियन संस्कृति में अचूलियन उपकरण के अवशेष भी मिले हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नवपाषाण काल की कौन सी विशेषताएं सही है? अब यहां पर आपको नियोलिथिक पीरियड है ना, यानी नवपाषाण काल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को दिए गए हैं, आप उसको बताना है कि कौन से इसमें से सही है। पढ़िए ध्यान से। यह युग कृषि और पशुपालन की शुरुआत से जुड़ा हुआ है, ओके। इस काल में मनुष्य अब भी पूर्णतः खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। तो देखिए यहां पर दो चीजें हैं, यह युग कृषि और पशुपालन की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। तो यह स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि कृषि का विकास इन्हीं के समय पे हुआ था नवपाषाण काल में, और पशुपालन की शुरुआत हालांकि पहले से हो चुकी थी,
मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक पीरियड में, लेकिन यहाँ पर पशुपालन करने की जो क्षमता है लोगों की, या जो टेक्निक है, वो और ज्यादा विकसित हो गई थी। ठीक है, तो इस काल में मनुष्य अब भी पूर्णतः खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, तो ऐसा नहीं है। पशुपालन और कृषि के होने से पूर्णतः खानाबदोश तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो एक सेटल लाइफ इनकी शुरुआत हो चुकी थी, हम ये मान सकते हैं। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन क्या है, केवल बताना है हमको सही है, तो केवल एक सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ओनली 1। ठीक है, एक बार आंसर करेक्ट कर लेते हैं। यस, तो केवल एक यहां पर सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर फिर से क्या है, कौन से कथन सही है आपको बताना है। स्टेटमेंट क्या है, मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव कंकाल भारत में मिला। क्या स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल सही है। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड। क्योंकि पूरा पाषाण काल में कोई भी मानव के अवशेष का मतलब कोई स्केलेटन, कोई है हड्डी या ऐसा कोई भी चीज नहीं मिला है भारत में। यहां पर मिला है तो सही है। कहां से मिला है तो ध्यान रखिएगा, यह मिला है नर्मदा रिवर वैली से। कहां से? नर्मदा रिवर वैली, मध्य प्रदेश में एक जिला है सीहोर से मिला है। ठीक है, सीहोर नामक जिला है, तो वहां से इसके पहले प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, बागोर और आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। देखिए यहां पर आदमगढ़ है, आजमगढ़ यूपी में है। एक आजमगढ़ है वो यूपी में है, आदमगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश में। तो आदमगढ़ में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस काल में पहली बार तांबे के औजार प्रयोग में लाए गए। तो बिल्कुल गलत। तांबे के औजार तो नियोलिथिक पीरियड के बाद जो चालकोलिथिक पीरियड आया था, ताम्र पाषाण काल, वहां पे लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या सही है, 1 और 2, और पूछा भी क्या है सही, तो ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 1 और 2 सिर्फ सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट गलत है ना। एक बार आंसर जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ए आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अपने हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चालकोलिथिक कल्चर इज इनकरेक्ट। अब इसमें से ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, कि कौन से इनकरेक्ट हैं, कौन से कथन गलत हैं, पूछ रहा है। तो समझते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस काल में लोग तांबा और पत्थर दोनों से औजार बनाते थे। अब ताम्र पाषाण का नाम का ही मतलब है तांबा और पाषाण, यानी कि दोनों के औजार बनते ही बनते थे। स्टेटमेंट तो सही है। बी, इस युग में ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। रूरल सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन दिस एरा। तो क्या इस समय पर विकास हुआ? तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि यहां पर ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत तो हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि लोग कॉलोनीज बना करके रहना स्टार्ट कर दिए थे, एक समूह में रहना स्टार्ट कर चुके थे। तो स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट क्या है, इस युग के लोग पक्की ईंटों के मकान बनाते थे। और डी स्टेटमेंट है, इस युग में मातृ देवी की पूजा होती थी। अब आप समझिएगा, यहां पर ईंटें तो मिले हैं लेकिन पक्के नहीं थे। तो ईंटों को पकाने की व्यवस्था उतनी वहां पर विकसित नहीं हुई थी। एक तो एग्जाम्पल मिले हैं कहीं कहीं से, लेकिन वहां पर ज्यादातर मकान पक्के नहीं होते थे, कच्चे होते थे। तो यह स्टेटमेंट गलत लिया जाएगा। और इस युग में मातृ देवी की पूजा होती थी, क्योंकि हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है कहां से? इनाम गांव से। इनाम गांव, ये इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र में एक कल्चर है जिसका नाम है जोरवे कल्चर। कौन सा कल्चर? जोरवे कल्चर। तो जोरवे नामक जो कल्चर है, वहां से हमको इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये जोरवे कल्चर किसका पार्ट है? ताम्रपाषाण कल्चर का ही पार्ट है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर में होना चाहिए सी। एक बार आंसर देख लिया जाए। यस, बिल्कुल। तो सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? पढ़िए ध्यान से।
चॉपिंग टूल्स को डबल एज्ड बनाने के लिए दोनों किनारों को छिला जाता था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पेबल टूल्स का प्रयोग केवल नवपाषाण युग में होता था। अब देखिए यहां पर स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, चॉपिंग टूल्स को डबल एज बनाने के लिए दोनों किनारों को छिला जाता था। ठीक है, क्योंकि डबल एज होगा तो दोनों किनारे तो छिले जाएंगे। स्टेटमेंट सही है। पेबल टूल्स का प्रयोग केवल नवपाषाण युग में होता था, तो नवपाषाण में नहीं, ये अलग अलग समय पर भी होता था। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही होना चाहिए। एक बार स्टेटमेंट आंसर देख लेते हैं। यस, बिल्कुल। तो पेबल टूल का प्रयोग न सिर्फ नवपाषाण में होता था बल्कि उसके अलावा उनके पहले के भी सभ्यताओं में या समय में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट केवल एक सही है, बी जो है गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है और इसमें सही बताना है ना। मद्रासियन संस्कृति के औजारों में क्वार्ट्जाइट का प्रमुख प्रयोग होता था। क्वार्ट्जाइट एक पत्थर होता है, कहीं कहीं पे चकमक पत्थर उसको कहा जाता है ना। तो मद्रासियन संस्कृति के औजारों में क्वार्ट्जाइट का प्रमुख प्रयोग होता था, ये तो सही है। यह संस्कृति मध्यपाषाण काल से संबंधित थी। मद्रासियन कल्चर जो है वो मध्यपाषाण काल से संबंधित नहीं थी, यह संस्कृति संबंधित थी पुरापाषाण काल से। ठीक है, तो दिस कल्चर इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड टू दी मेसोलिथिक पीरियड। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत लिया जाएगा, आंसर केवल ए है। तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। तो पूछा क्या है, करेक्ट, हमारे लिए केवल एक यहां पर सही है। ठीक, आंसर भी क्या लिया है, ए ही सही लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है। पहला, भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाएं पाई गई है। पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा गलत है। बी, उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का अस्तित्व था। उच्च पुरापाषाण काल में, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे सही है, वहां पर होमोसेपियंस आ चुके थे। ठीक है, नवपाषाण युग के लोग स्थायी मकानों में रहा करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हमको पता है नवपाषाण काल में स्थायी घरों का विकास हो चुका था। मध्यपाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। देखिए, मध्यपाषाण काल में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। अग्नि कोई आविष्कार करने की चीज नहीं है, किसी ने उसको ढूंढा हो पहली बार, ऐसा नहीं है। अग्नि का अस्तित्व तो जब से पृथ्वी होगी तब से रहा होगा। ठीक है, अगर पूछे आपसे जानकारी कब से थी, तो अवेयर अबाउट फायर या अग्नि के बारे में जानकारी, ये तो हमें निम्न पुरा पाषाण काल से थी। लेकिन अग्नि का प्रॉपर यूज यानी कि अग्नि पर कंट्रोल तरीके से कब उसका यूज स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ नवपाषाण काल। ठीक, अग्नि का प्रयोग कब हुआ, नवपाषाण काल। तो दोनों हिसाब से स्टेटमेंट जो है मध्यपाषाण काल वाला गलत है। तो हम भीमबेटका में 500 से अधिक गुफाएं पाई गई है, तो स्टेटमेंट सही है। मध्यपाषाण काल वाला स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर बताना क्या है, असत्य बताना है। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है, फायर वॉज इन्वेंटेड इन दी मेसोलिथिक पीरियड, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर एक बार देख लेते हैं। यस, तो डी इसमें हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर डी। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैक्चुअल है। क्वेश्चन क्या है, कोल्डिहवा से प्राप्त प्राचीनतम धान के साक्ष्य किस प्रजाति के थे? द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल्डिहवा बिलोंग टू विच स्पीसीज? कोल्डिहवा पहले है कहां, ध्यान रखिएगा, यह है उत्तर प्रदेश। यही क्वेश्चन बनेगा एक तो कि कोल्डिहवा कहां पर है, उत्तर प्रदेश। कोल्डिहवा क्यों फेमस है? क्योंकि यहां से धान के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। ठीक है, धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश से। अब ये पूछ रहा है कि वो धान की प्रजाति कौन सी है। फैक्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओराइवा, उजोवा ना, जापोनिका बिल्कुल नहीं, जोरिका बिल्कुल नहीं, ओराइजा सटेवा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ओराइजा सटीवा।
ठीक, तो ये स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है आंसर इसका डी हो जाएगा, और इज द सेटिंग। तो ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पीएससी में। आगे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पॉटरीज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल युग में पहली बार मृतभांड या पॉटरीज का विकास हुआ था। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, चौपानी मांडो से विश्व का प्राचीनतम मृतभांड प्राप्त हुआ है। अब आप समझिएगा, मृतभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो है चॉक, और चॉक एक प्रकार का व्हील है। क्या है? व्हील है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो पूछ रहा है, पहली बार मृतभांड पॉटरी का विकास हुआ कहां पर? नवपाषाण काल में। तो समझिएगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि व्हील भी पहली बार कहां पे मिले हैं? नवपाषाण काल में ही मिले हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया सही। अब चौपानी मांडो से विश्व का प्राचीनतम मृतभांड, चौपानी मांडो है कहां? ये है उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडो, जहां से प्राचीनतम मृतभांड के साक्ष्य मिले। ठीक है, अलग अलग टाइप के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पॉटरी हैज बीन फाउंडेड फ्रॉम चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझिएगा, दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। चौपानी मांडो से विश्व के प्राचीनतम मृतभांड प्राप्त हुए हैं, सही है। आंसर देख लेते हैं एक बार। तो सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही। चलिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके समक्ष, ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। ताम्रपाषाण, अच्छा, इसमें निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछा नहीं है कि सही या गलत बताना है, तो हम इसको मान लेते हैं कि इसने सही स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट पूछा है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हम ये मान के इसको क्वेश्चन बना लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है इसमें। पढ़िए ध्यान से। ताम्रपाषाण युग के लोग पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। अच्छा, ये अभी बीच में एक बार और वो हुआ है, तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। और इस युग में लोग गांव में सामुदायिक रूप से रहते थे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अभी ये जस्ट इसी प्रकार का एक सवाल आया था, तो इसमें से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन का आपको यहां पर फायदा मिलेगा। कई बार ऐसा भी हुआ है पीएससी और व्यापम वगैरह एग्जाम में कि कभी कभी वो क्वेश्चन एक ही सेगमेंट के अलग अलग तरीके से पूछ लेता है, लेकिन जवाब लगभग एक ही होता है। तो ये उस प्रकार के क्वेश्चन को आप कंसिडर कर सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। तो केवल बी इसमें आंसर होना चाहिए। यस, तो बी इसमें आंसर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ, लेकिन यहां पर पूछा है किस उद्देश्य से? For what purpose was the wheel invented in the Neolithic age? तो यहां पर अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि व्हील्स की शुरुआत दुनिया में किस वजह से हुई थी। तो ऑप्शन देखिए, खेती करने के लिए ना, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जिसको मैंने अभी जिक्र किया था, पशुपालन के लिए बिल्कुल नहीं, परिवहन के लिए। अब यहां पर आप समझ सकते हो कि अधिकतर लोग यहां पर स्टेटमेंट डी को भी सही मान सकते हैं, क्योंकि चक्के का हम आज के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं किसमें? पहिए के रूप में, लेकिन परिवहन के रूप में। लेकिन चक्के का जो आविष्कार है या व्हील्स का जो इन्वेंट है वो एक्चुअल में हुआ था जो चाक के रूप में बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो आंसर इसमें हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए हमारे आज के 17 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ध्यान से बड़ी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः फ्लेक कोर तकनीक से औजार बनाते थे। फ्लेक कोर तकनीक ये क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। Paleolithic people primarily made tools using the flake core technique. The Acheulean culture is characterized by bifacial tools
अचुलियन संस्कृति की विशिष्टता द्विफलक या बाइफेशियल औजार है। तीसरा, पूरा पाषाण काल की गुफा चित्रकला में वनस्पति चित्रकला की प्रचुरता पाई जाती है। और चौथा, नर्मदा घाटी और बेलन घाटी में पूरा पाषाण संस्कृति का उत्तराधिकार मध्य पाषाण काल तक जारी रहा। अब आप एक एक करके समझिएगा। यह बात हो रही है पूरा पाषाण काल की, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड की। यहां पर लोग मुख्यतः फ्लेक कोर टेक्निक से औजार बनाते थे। फ्लेक कोर टेक्निक क्या होता है? ये अलग अलग समय फ्लेक कल्चर और शुरुआत के समय पर कोर कल्चर का यूज होता था। कोर मेथड या कोर प्रणाली ये कैसे काम करती है? एक बड़ा पत्थर होगा, उस बड़े पत्थर को बीच से पटक करके दो पार्ट में बांटा जाएगा। तो इससे क्या होगा? ये बीच से टूटेगा या कहीं से भी टूटेगा। ये टूट गया दो भाग में, ठीक। और यही जो है इसका कोर कहलाता है। जो बीच वाला सेगमेंट है वो क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। अब यही इनका हो गया टूल्स, ठीक है। तो ये हो गया कोर कल्चर या कोर टेक्निक। और दूसरा फ्लैग कल्चर जो है वो इस वाले पार्ट को बोलते हैं। जैसे ये किनारे का पार्ट है, इसका जो फलक निकल जाए ऐसे करके, ये तो ये हो गया फ्लैग। तो यहां पर दोनों ही टेक्निक यूज होता था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये वाला तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है अचुलियन संस्कृति की विशिष्टता द्विफलक या बाइफेशियल औजार है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अचुलियन मतलब कि इस प्रकार के अंडा आकार औजार होंगे। इस साइड से भी धार होगा, ये इस साइड से धार होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अचुलियन कल्चर। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों तरफ से इसके औजार धार होते थे। फिर पूरा पाषाण काल की गुफा चित्रकला में वनस्पति चित्रकला की प्रचुरता पाई जाती है। तो याद रखिएगा। अच्छा, इसको मैं आगे समझाता हूं, पहले डी पढ़ लेते हैं। डी ऑप्शन क्या है? नर्मदा घाटी और बेलन घाटी में पूरा पाषाण काल संस्कृति का उत्तराधिकार मध्य पाषाण काल तक जारी रहा। इसका मतलब यह है कि पूरा पाषाण काल में भी नर्मदा नदी घाटी और बेलन नदी घाटी में वहां पर सभ्यताएं पनपी। और उसके बाद उसके आने वाले समय पे भी उस एरिया में लोग यानी कि आदि मानव या फिर उस समय के होमोसेपियंस रहा करते थे। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। अब हम ये स्टेटमेंट पर अटके थे। आंसर जो है हमारा सी क्या बोल रहा है? पूरा पाषाण काल की गुफा चित्रकला में वनस्पति चित्रण की प्रचुरता पाई जाती थी। यहां पर वनस्पति का चित्रण नहीं होता था, है ना। तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो है प्लांट से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड वो नहीं होते थे। इसमें बेसिकली ह्यूमन, मनुष्य और पशु यानी कि एनिमल से रिलेटेड पेंटिंग्स होते थे। लाइक सांभर हो गया, भैंस हो गया, जंगली भैंस, शेर हो गया, आपके मगरमच्छ हो गए यानी कि घड़ियाल, मनुष्य की आकृतियां, ये मेनली उसमें पाई जाती थी, ना कि प्लांटेशन से रिलेटेड। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया? सी। तो सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। चलिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब बिल्कुल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पढ़िए ध्यान से, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखो यहां पर एक तरफ अलग अलग जगहों के नाम है और एक तरफ जो है उसके रिलेटेड कुछ है ना जगहों के या फिर समय के नाम है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, जो कि मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। अतरंजी ये मध्य पाषाण और उच्च दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये आगे पढ़ते फिर समझ आएगा। सोहन घाटी ये पूरा पाषाण से जुड़ा है निश्चित तौर पे, ठीक है। चिरांद बिहार नवपाषाण, क्योंकि चिरांद से क्या मिला है हमको? नवपाषाण काल के बोन वेसल्स यानी कि हड्डी से बने हुए, हड्डी के बने हुए बर्तन, हाथियों के दांत से, हाथियों के खोपड़ी से, अलग अलग चीजों से बने हुए बर्तन हमको मिले चिरांद से, जो कि बिहार में है। तो इसका सही मैच है। और भीमबेटका सतत सांस्कृतिक क्रम यानी कि मध्य पुरा और नव, पुरा मध्य नव, तो ये
ऑप्शन भी सही बैठेगा इसके साथ, क्योंकि तीनों के ही एविडेंस यहाँ पर मिले हैं और हमारे पास एक बच जाता है यूपी वाला, तो ये भी आंशिक रूप से सत्य ही होगा। तो ए बी सी डी का सही जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ए का, ए बी का, यही है, मेरी भी यही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? ए, है ना, सीधा या सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जहां जहां पर है वहीं पर आपको डालना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। मध्यपाषाण काल की विशेषता रही है क्या? सूक्ष्म औजार, अर्ध स्थायी आवास और भोजन संग्रहण से कृषि की ओर संक्रमण, यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम द फूड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर, सेमी परमानेंट हाउसिंग, माइक्रोलीथ्स। तो देखिए, मीजोलिथिक पीरियड का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उसके जो टूल्स हैं वो मीजो थे। मीजो का मतलब होता है छोटे औजार, है ना। तो स्टेटमेंट तो सूक्ष्म औजार सही है, सही उत्तर बताना भी है हमको। अर्धस्थायी आवास, यहां पर ऐसे कोई अर्धस्थायी आवास के संकेत तो मिले नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भोजन संग्रहण से कृषि की ओर संक्रमण काल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अभी हमारे पास 1 और 3 सही बैठ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं इस वाला सेगमेंट गलत ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सेकंड स्टेटमेंट है और आंसर में ले रहा हूं 1 और 3 को। एक बार आंसर देख लेते हैं कि क्या लिया गया है। तो आंसर यहां पर डी लिया गया है। तो यहां पर अर्ध स्थायी आवास के संकेत, अब इसको इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि यहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो इस हिसाब से वहां पर अर्धस्थायी आवास के संकेत हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर ऑप्शन ले तो हम डी के साथ ही चलते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल है आज का। पढ़िए ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा जो है इनकॉम्पिटिबल है? मेहरगढ़ कृषि का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य, सही है। बुर्जहोम मानव एवं कुत्ते का संयुक्त दफन, जॉइंट ब्यूरल ऑफ ह्यूमन एंड डॉग, ये भी सही है। पिकली हल राख के टीले और अतरंजी पॉलिश युक्त पत्थर और औजार के उपकरण। ठीक है, देखो पिकली हल जो है ये तो स्टेटमेंट सही है, राख के टीले यहां से मिले हैं। अतरंजी से पॉलिश युक्त पत्थर के औजार और उपकरण, है ना। तो यहां से पत्थरों के औजार नहीं मिले हैं, यहां से मिले हैं पत्थरों के औजार यहां से मिले नहीं है। ठीक है, तो अतरंजी खेड़ा ये जो है वो बेसिकली आपको वैदिक एज से जुड़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा जो सेगमेंट है वो या पाषाण काल से जुड़ा हुआ है, तो स्टेटमेंट जो है डी गलत हो जाएगा। एक बार मैं आंसर देख लेता हूं उसका। हाँ, डी सही है। तो अतरंजी वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है, बाकी सारे सही है। पिकली हल, राख के टीले यहां से मिले हैं, मानव कुत्ते के संयुक्त दफन के साक्ष्य या ब्यूरल बुर्जहोम से, बुर्जहोम कहां पर है? ये आपका कश्मीर में, और मेहरगढ़ जो है वो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या इसमें सही है, कौन सा सही है? नवपाषाण काल में चौक पर बने बर्तनों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। द यूज ऑफ पॉटरी मेड ऑन व्हील स्टार्टेड इन द नियोलिथिक पीरियड, क्या स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि नवपाषाण काल में ये चीज हुआ था। फिर नवपाषाण काल में पॉलिश युक्त औजारों का भी इस्तेमाल हुआ था। नवपाषाण काल में लोहे के औजारों का प्रयोग ये गलत है ना। और पॉलिश युक्त औजारों का शुरुआत हो चुका था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर 1 और 2 सही होना चाहिए। एक बार आंसर देख लेते हैं। तो ए इसमें सही है, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो है वो गलत है क्योंकि लोहे का औजार तो हमारे पास वैदिक काल में आया, लगभग 1000 BC के आसपास पहला प्रमाण मिलता है ना। तो यहां पर 1 और 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूर्वोत्तर भारत के नवपाषाण स्थल किस कारण से विशिष्ट हैं?
तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर झूम की खेती के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर झूम कृषि होती थी, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होता था, बिल्कुल सही। यहां से चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहां से चावल के उगाए जाने के साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है, जैसे आपको मिलेगा ड्यूजेली हेडिंग, ड्यूजेली हेडिंग करके जगह है, ठीक है, मेघालय में, उस साइड से, है ना। यहां माइक्रोलिथ तकनीक नहीं मिली है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर इस प्रकार के टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 1 और 2 सही है और तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का एक बार आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो आंसर यहां पर ए लिया गया है, सही है, 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुफा चित्रकला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, गुफा चित्रकला मतलब केव पेंटिंग, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू केव पेंटिंग। पहला स्टेटमेंट है रंगों का स्रोत खनिज जैसे हेमेटाइट, चूना इत्यादि होते थे, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर जो रंग प्रयोग किए गए हैं वो प्राकृतिक खनिज के रंग थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, चित्रण में मानवकृति और पशु प्रधान होते थे। पिछले स्टेटमेंट में हमने देखा था इसको, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि प्लांट के कम थे और मानवों के ज्यादा थे, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, गुफा चित्रों में सफेद, लाल और हरे पीले रंग का प्रयोग दिखता है, बिल्कुल सही। तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहां पर मेनली 3-4 रंग आपको मिलेंगे, एक तो सफेद, लाल, हरा, पीला रंग इत्यादि, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ऑप्शन यहां पर जो डी है हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, यस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो टोटली करेक्ट है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है। देखिए यहां पर एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, ठीक है। तो आपको इसमें इस प्रकार के सवालों पर आपको ध्यान देना पड़ता है कि स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से कि एक सही है दूसरा गलत है, वगैरह वगैरह, है ना। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है, असर्शन, नवपाषाण काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था, ठीक है। और यहां पर इसमें रीजन बताया गया है क्योंकि नवपाषाण काल में हल और धातु के औजार विकसित हो चुके थे। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि नवपाषाण काल में इन द न्यूलिथिक पीरियड एनिमल हस्बेंड्री वाज आल्सो डन अलोंग विद एग्रीकल्चर, ये स्टेटमेंट तो सही है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, बिकॉज प्लाउ एंड मेटल टूल्स वर डेवलप्ड इन द नियोलिथिक पीरियड, यहां पर प्लाउ और मेटल टूल्स का अस्तित्व नहीं था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर केवल ए सही है और आर गलत है। याद रखिएगा ए सही है और आर गलत है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखिए तो आंसर हमने क्या लिया है इसमें, सी, ए सही है आर गलत है, ठीक। तो करेक्ट हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए काल और प्रमुख औजार विशेषता को सुमेलित कीजिए, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मोटे और खुरदुरे क्वार्टजाइट उपकरण, कोर्स एंड रफ क्वार्टजाइट टूल्स, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण काल, ब्लेड और माइक्रोलिथ, तो देखो ये आंशिक रूप से सही ही है, माइक्रोलिथ तो यूज हुआ था, ठीक है। ब्लेड हालांकि इसके बाद भी यूज हुआ था, तो स्टेटमेंट बी जो है वो सही है। नवपाषाण काल में पॉलिश युक्त औजार, कृषि, पालतू जानवर, ये भी बिल्कुल सही है ना। सही मतलब ये इसी के साथ है ना। और चालकोलिथिक पीरियड, ताम्र उपकरण और मिट्टी के चाक वाले बर्तन, तो ये तो मिला ही हुआ है। तो यहां पर एक जो है ए का हो जाएगा, स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा है, इसमें कोई खास क्वेश्चन तो नहीं था ये, लेकिन आपके इसमें बहुत सारे ऑप्शन बन रहे हैं, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत में नवपाषाण कालीन पूर्वोत्तर परिसर नॉर्थ ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स का महत्व क्या है। नॉर्थ ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स मतलब ये आपका यूपी से लेकर के पूरा इलाका ले लेगा, मेघालय तक का, ठीक है। यहां चावल की सबसे प्रारंभिक खेती के साक्ष्य मिले हैं। देयर इज एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस हियर। ये स्टेटमेंट हालांकि पूर्णतः सही नहीं होगा, लेकिन आंशिक रूप से सही ले लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुलडीहा वाले इलाके से मिला, इसलिए
यहाँ के औजारों में जेडाइट और फिलाइट जैसे पत्थर का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। इस समय जो पत्थर यहाँ पे यूज किए गए हैं वो जेडाइट और फिलाइट टाइप के होते थे, ये स्टेटमेंट सही है। यहां धातु और लेखन के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बिल्कुल गलत। कहीं पर यहां पर धातु या लेखन के एविडेंस मिलने की बात ही नहीं होती। तो यहां पर आंसर जो है एक करेक्ट हो जाएगा, केवल एक और दो, ठीक है। तो यहां पर देख लेते एक बार, आंसर सही है। तो सही उत्तर क्या है? केवल एक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है, पढ़िए ध्यान से। भारत के पुरापाषाण स्थलों के वितरण के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक साइट और इन इंडिया? यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है? दक्षिण भारत में पुरापाषाण स्थल अधिक है, ठीक है। दूसरा है मध्य भारत में भीमबेटका और आदमगढ़ जैसे स्थल है। देखिए मध्य भारत में भीमबेटका आदमगढ़ स्थल है, ये तो सही हो गया। पूछा क्या है? कथन सही नहीं है। गंगा यमुना दोआब में कोई पुरापाषाण स्थल नहीं मिला है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर तो मिला है। यूपी में बहुत सारे इलाके मिले हैं, नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा रिवर वैली, ठीक है। सॉरी, गंगा यमुना स्टेट में आपको मिलेगा क्या? जैसे कोल्डीहेवा मिल जाएगा आपको, और बहुत सारे स्थल हैं। तो स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है ना। इसके बाद सोहन घाटी में लोअर पैलियोलिथिक के प्रमाण मिले हैं, ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। और इस हिसाब से हम देखें तो ए जो ज्यादा करेक्ट लग रहा है सी से। तो दक्षिण भारत में पुरापाषाण स्थल अधिक है, तो बिल्कुल, तो ए बी और डी इसमें करेक्ट है। कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो सी जो है इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके बनाया है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट होना चाहिए। एक बार आंसर देख लिया जाए तो यस, सी जो है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है ना। तो इस हिसाब से बी जो है वो सही है, बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। भारत में एश माउंट किस सामाजिक आर्थिक गतिविधि का संकेत देते हैं? द एश माउंट इन इंडिया इंडिकेट विच सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी? पहला स्टेटमेंट है पशुओं के सामूहिक यज्ञ और उत्सव, मृतकों का दाह संस्कार, कृषि भूमि साफ करने हेतु झाड़ियां जलाना, धातु गलाने की तकनीक। पहला स्टेटमेंट क्या है? मास सैक्रिफाइस एंड फेस्टिवल। अब देखिए यहां पर इंग्लिश जो है वो ज्यादा करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें मास सैक्रिफाइस और पशु सामूहिक यज्ञ, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है, हम इंग्लिश के साथ जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर बताना क्या है कि किस सामाजिक गतिविधियों को संकेत देते हैं? मृतकों का दाह संस्कार, ऐसे सामूहिक तो दाह संस्कार के अवशेष मिले नहीं कि बहुत सारी मात्रा में 1000-2000 शवों को या 100 शवों को, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। तो कृषि भूमि साफ करने हेतु झाड़ियों को जलाना, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। धातु गलाने की तकनीक, ये भी इसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। तो बचा एक ये वाला। तो मास सैक्रिफाइस एंड फेस्टिवल्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि पशुओं के सामूहिक यज्ञ और उत्सव, यहां पर स्टेटमेंट होना चाहिए पशु बलि होना चाहिए। एक्चुअल में पशु बलि, पशु बलि, ठीक। चलिए इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? ए, पशु बलि। चलिए इसके बाद हाँ ये आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुरापाषाण काल का सबसे प्राचीन मानव साक्ष्य नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट है नर्मदा मानव, जिसको अब यहां पे समझिएगा, ये जो नर्मदा मानव है वो किसको कहा जा रहा है? उस स्केलेटन को, उस खोपड़ी को जो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहां से? मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर वैली, ठीक है। नर्मदा मानव का मस्तिष्कीय आयतन आधुनिक मानव के आयतन से अधिक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? यह अवशेष होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के मध्य संक्रमण अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, तो बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट तो सही है। इस समय पर जो मानव के स्केलेटन मिले हैं
वो होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि उसका एक संक्रमण स्टेज था। जब आप इसको पढ़ा होगा आपने, तो अलग अलग टाइप के आपको मानवों के प्रकार मिले होंगे, है ना, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हेबेलिस, ऐसे करके। तो बस यहाँ पर होमो इरेक्टस टू होमो सेपियंस के बीच में यहाँ पर संक्रमण चल रहा था। और इस हिसाब से आप देखोगे नर्मदा मानव का मस्तिष्कीय आयतन आधुनिक मानव से अधिक था। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज्यादा होता उसका आयतन तो बेसिकली वो ज्यादा बुद्धिमान होता। और किससे कंपेयर कर रहा है ये? हमारे आयतन से, यानी कि आधुनिक मानव से। तो आधुनिक मानव वो प्राणी है जिसका दुनिया में बुद्धिक या बुद्धि का आयतन जो है उसकी बॉडी के तुलना में सबसे ज्यादा है। साइज पे नहीं, किस पे? बॉडी के आधार पर। रेशियो जो है सबसे बैलेंस किसका है? आज के मानवों का। इसलिए ऐसा माना जाता है या साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जो मानव है वो क्या होंगे? ज्यादा होशियार होंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मानव जो है हमारे से ज्यादा विद्वान या फिर बुद्धिमान हो, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है करेक्ट है। कौन से सही है? तो 1 और 3। तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन का आंसर। 1 और 3 करेक्ट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल में जो उस समय पर मानव थे, पाषाण काल में, उनकी दिमाग का आयतन जो था वो हमारी तुलना में काफी कम था, है ना। बाकी के प्राणियों में ये आयतन और भी कम होता है, इसलिए उनका दिमाग जो विकसित उतना नहीं हो पाया है ना। और जिस भी प्राणी का दिमाग ज्यादा तेज है उसमें रिसर्च करके पता कराया गया है कि उनका आयतन जो है उनके बॉडी की तुलना में उनका दिमाग का आयतन ज्यादा बड़ा है। हाथियों का ठीक ठाक है, इसलिए आप थोड़ा बुद्धिमानी उसमें दिखेगा, सामाजिकता दिखेगी। डॉल्फिन्स सबसे बुद्धिमान प्राणी माने जाते हैं। ऑक्टोपस का बुद्धि। तो ये सारे आप देखोगे अगर रिसर्च करके या नेट पे भी देख लोगे तो आपको इसके एविडेंस मिल जाएंगे। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नर्मदा मानव से संबंधित सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नर्मदा मैन? नर्मदा मैन का मतलब यहाँ पर उसी की बात की जा रही है जिसकी पहली बार भारत में खोज हुई थी, जिस स्केलेटन की। ठीक है, तो पहला है, यह अवशेष महाराष्ट्र के लुनार झील से मिला था। दिस रिमेन्स वर फाउंड इन लुनार लेक इन महाराष्ट्र। ये गलत है। कहां से मिला है? नर्मदा रिवर वैली से मिला है, और नर्मदा में मध्य प्रदेश सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है। बी है, इट बिलोंग्स टू दी होमो हेबेलिस स्पीसीज। यह होमो हेबेलिस का था। बिल्कुल गलत। ये होमो इरेक्टस से लेकर के होमो सेपियंस के बीच का ट्रांजिशन पीरियड का मानव है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सी है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्जुन लाल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि 1982 में ढूंढा गया था, इसको पहली बार डिस्कवर हुआ था, लेकिन अरुण सोनकिया जो थे वो उसके फर्स्ट फाउंडर रहे थे, अरुण सोनकिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और इट इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ होमो इरेक्टस स्कल फाउंड इन इंडिया। यह भारत में मिले एकमात्र होमो इरेक्टस खोपड़ी का उदाहरण है। बाकी जो मिला है वो होमो सेपियंस का है, ये होमो इरेक्टस का है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से आप देखोगे तो इसका आंसर होना चाहिए डी। यस, बिल्कुल करेक्ट। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो नर्मदा मानव के हिसाब से सही है? तो डी यहां पर आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये होता है हमारा आज का इस पूरे 30 जो क्वेश्चन है ना, यहां पर कंप्लीट होते हैं हमारे आज के 30 क्वेश्चन, जो कि पाषाण काल से संबंधित थे। और अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ ऐसे ही 30 चुनिंदा सवाल का, जिसमें ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और आपको ये सेगमेंट कैसा लग रहा है और आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, आपके एग्जाम में इससे क्या फायदा हो रहा है, हमको आप बिल्कुल बताइए। और कुछ अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो वो भी आपका सजेशन जो है हमारे लिए सर्वमान्य रहेगा। और फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।